अधिनियमों की चर्चा से पहले मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलना उचित समझता हूं। आजादी के समय भारतीय कृषि की दशा और दिशा, उस पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे आपको, तभी आप इन अधिनियमों की उपयोगिता के बारे में समझ पाएंगे। तो उस समय भारतीय कृषि व किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1950 के दशक में हमारे खाद्यान्न का कुल उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जबकि उस समय हमारी आबादी कितनी थी? लगभग 33 करोड़ आबादी थी। लेकिन समय के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो वैज्ञानिकों और हमारे किसान भाइयों जो हमारे अन्नदाता हैं, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से आज हम ये कह सकते हैं कि 2019-20 में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का हमारा आंकड़ा है, जो हमारा उसका उत्पादन है, वो 291.95 मिलियन टन हमारे पास अनाज का उत्पादन है। हमारी आबादी सभी जानते हैं कि इस समय लगभग 135 करोड़ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो आजादी के समय से लेके आज तक अगर हमारी आबादी में लगभग 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है, तो अनाज के उत्पादन में हमने लगभग 6 गुने की बढ़ोतरी किया है, जो कि किसान भाइयों एवं वैज्ञानिकों के समन्वित प्रयास का प्रतिफल है। आप देखेंगे तो गेहूं के उत्पादन में हमने लगभग 15 गुना, धान के उत्पादन में 5 गुना, मक्का के उत्पादन में 14 गुना, इसी प्रकार दूध के उत्पादन में 8 गुना की बढ़ोतरी हमने की है। अब अगर आप ये देखें कि 1954-55 में देश की जीडीपी में कृषि का जो योगदान था वो लगभग 45% से भी अधिक था, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये घटकर 17-18% के करीब रह गया है। इस प्रकार से जो 1950 में धान का कुल उत्पादन 20 मिलियन टन था, वही 13-14 के आंकड़े के हिसाब से 530% की बढ़ोतरी के साथ 106 मिलियन टन हो गया है। तो हम देखते हैं कि अगर उत्पादन के साथ उत्पादकता की बात करें, यील्ड की बात करें, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, तो वह भी अगर धान को आप उदाहरण के रूप में देखें तो 668 किलो 1950 में 1 हेक्टेयर में धान का उत्पादन था, जो इस समय 2014 के आंकड़े के मुताबिक 2424 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस समय उसका उत्पादन है। कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारी जो पहली प्रमुख समस्या थी उत्पादन की, तो उस पर हमने एक हद तक सफलता प्राप्त कर ली। एक हिसाब से हम उसमें आत्मनिर्भर हो गए। जैसा पहले आप लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि हम अपने खाने भर के लिए भी अनाज का उत्पादन 50 के दशक में नहीं कर पाते थे, आज हमारे पास सरप्लस उत्पादन है। अगर आप सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों का उत्पादन हमारे पास 185.88 मिलियन टन है, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में 180 मिलियन टन, जबकि 2050 तक 290 मिलियन टन सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2030 में जो हमारा 180 टन की आवश्यकता है मिलियन टन की, वो 185 तो अभी हमारे पास है। तो इसके हिसाब से 2030 तक के हिसाब से हम सब्जियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। अब अगर हम देखें कि 2050 में हमें कितने खाद्यान्न की उत्पादन पड़ेगी, तो वर्ष 2050 तक लगभग 333 मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावित आवश्यकता है। तो हम ये देखते हैं कि हमें 2050 तक या 2030 तक जो हमारी आबादी है उसको अनाज भी मिलता रहे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रमुख समस्या क्या है? पहली समस्या तो हमारी उत्पादन की है, उस पर हमने आपको आंकड़े दिखाए और वो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, हकीकत भी है, वही आंकड़े हैं, वही हकीकत है। दूसरी समस्या है कि बाजार की समस्या है किसान भाइयों के लिए। बाजार उनको होना चाहिए मार्केट, और दूसरी उनकी उपज का जो लाभकारी मूल्य है वो मिलना चाहिए। अभी तक जो मूल्य की बात होती है, एक तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, दूसरा जो एपीएमसी जिनको मंडी समिति कहते हैं उनके माध्यम से किसान अपनी उपज बेचते हैं, तो वहां भी उनको मूल्य तो मिलता है लेकिन लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि आए दिन हम अखबारों में, समाचार माध्यमों में ये देखते हैं कि कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर सूखे की परिस्थितियों के कारण उनका नुकसान हो रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारों ने समय समय पर कुछ कानून लाए,
कुछ प्राविधान किए और उनका देखा कि उनका क्या इस पर प्रभाव पड़ रहा है, खेती पर, किसानी पर, किसानों पर, तो उसके हिसाब से तमाम कानून आए। ऐसा नहीं है कि कोई कानून आज़ादी के बाद से नहीं आया। 50 और 60 के दशक की बात करें तो उस समय कभी उत्पादन बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, किसान बहुत परेशान रहते थे। हमें पता है कि जब उत्पादन बढ़ जाता है तो कीमतें घट जाती हैं। जब फसल हार्वेस्ट होती है उस समय भी उत्पादन बढ़ा रहता है, इसलिए उनकी कीमत कम मिलती है। तो फूड मैनेजमेंट का कोई उस समय बहुत अच्छा इंतजाम हमारे पास नहीं था, सरकारों के पास सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं था। तो इसके लिए 1964 में शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई। एल.के. झा एक उनके बहुत ही विश्वस्त प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम, और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, ऐसे दो वो बने, एजेंसी बनी उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अब इन दोनों संस्थाओं का काम क्या था? अब एफसीआई आप जानते हैं कि वो सरकारी दर पर जो एमएसपी होती है उस पर खाद्यान्न को खरीदती है। खरीदने के बाद उसे पीडीएस के माध्यम से, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो होती है उनके माध्यम से जो बहुत ही जरूरतमंद लोग होते हैं उन तक पहुंचाती है। और दूसरा जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है वो एमएसपी की कीमत को निर्धारित करता है, क्योंकि ये हर रबी और खरीफ के पहले एमएसपी की कीमत निर्धारित होती है, तो उसके लिए वो मैकेनिज्म तैयार करती है। अब आपको पता है कि इस समय देश में हमारे लगभग 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है सरकारों द्वारा। और ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, इसको 1985 में सरकार ने बदलकर एग्रीकल्चरल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP इसका नाम रख दिया। वही कमीशन था, उसका काम भी यही था, और उसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए 1985 में ये परिवर्तन कर दिया। और 1960-70 के दशक में एक और परिवर्तन किया सरकार ने कि किसान की फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए एक तो एमएसपी लागू किया, दूसरा एपीएमसी एक्ट लागू किया, जिसे आम भाषा में किसान मंडी समिति कहते हैं। मंडी समिति भी लागू की गई कि उससे सरकार का ये अभिप्राय था कि अगर हम किसान को विकल्प दे देंगे, एमएसपी के अलावा दे देंगे विकल्प, तो उसे और अच्छा कीमत मिलेगा। क्योंकि एमएसपी तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार एक तरीके से प्रोत्साहन राशि देती है किसान को कि वो अपनी खेती को आगे बढ़ाए। अगर उसको मूल्य में अस्थिरता है, वोल्टिलिटी है, तो उसको नुकसान ना हो किसान को। इसके लिए सरकार ने ये विकल्प रखा, लेकिन किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य चाहिए, ना कि उसको समर्थन का थोड़ा बहुत मूल्य चाहिए। तो सरकार ने एपीएमसी एक्ट के माध्यम से एक प्रयास किया कि किसान भाइयों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले। तो 60-70 के दशक में ये प्रक्रिया शुरू की गई। इसके हिसाब से इस समय जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 2777 तो मुख्य मंडी है। इसके अलावा 4843 सब मार्केट यार्ड्स हैं जो एपीएमसी कंट्रोल करती है उनको। कुल मिलाकर 7320 मंडियां इस समय हमारे देश में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से किसान भाई अपनी उपज को बेच सकते हैं। अब इस एपीएमसी एक्ट से किसानों के शोषण को थोड़ा बहुत कम करने में सहायता जरूर मिली, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा उसमें विकृतियां आई। कुछ ही कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स के बीच में वो मंडियां संचालित होने लगी। इस तरीके से किसानों को उनका मूल्य, अच्छा मूल्य जो मिलने की उम्मीद थी सरकार को, वो ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके बाद किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। एमएसपी पर जो सरकारी खरीद होती है उसका समर्थन मूल्य भी खेती की लागत को ध्यान में रखकर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्य तय किया जाए, तथा देश में एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मांग बहुत समय से किसान भाई करते आ रहे थे। अभी हम अगर एक आंकड़ा के मुताबिक देखें तो आजादी के बाद से अगर हमारे किसान भाइयों के अनाज के मूल्य में लगभग 19 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नौकरी के सेक्टर को हम देखते हैं तो उसमें 180 गुना से लेके 450 गुना अलग अलग सेक्टर में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उसमें थोड़ा ज्यादा वृद्धि हुई है, कुछ क्षेत्रों में कम हुई है, तो 180 से 450 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर किसानों की उपज को देखें तो 19 गुना की ही बढ़ोतरी हुई है।
इस लिहाज से ये बहुत ही कम है आंकड़ा, और ये दिखता भी है कि किसान की आर्थिक स्थिति हम सबसे छुपी नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब 1990 में विश्व में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने दुनिया के, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने को, विश्व व्यापार संगठन जो है उसके तहत उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया और ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया, खुली अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट। लेकिन हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे कृषि में जो नियम कानून थे उसमें इतना कैपिंग थी, इतना रेस्ट्रिक्शंस थे कि उसे ओपन मार्केट के लिए हमने उदारीकरण का और क्षेत्रों में तो प्रयोग किया, लेकिन कृषि के लिए उसको नहीं खोला। यही कारण है कि जब 94-95 के बाद देश में पूरी तरीके से उदारीकरण लागू हो गया, तमाम सेक्टर्स को उसका लाभ मिला, लेकिन खेती का क्षेत्र आज भी उदारीकरण के लाभ से वंचित है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2003 में जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने एपीएमसी एक्ट में थोड़ा संशोधन करके एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया उनके द्वारा, और उसमें किसानों को थोड़ा सा लिबर्टी दी गई और उसको संशोधित करते हुए तमाम उसमें सुधार किए गए ताकि हमें उसको, किसानों को उसका उचित लाभ मिले। लेकिन उसका भी बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे थे। अब उस मॉडल एपीएमसी एक्ट के बाद में 2016 में सरकार ई नाम लेके आई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो सभी देश की सभी मंडियों को ऑनलाइन किया गया कि उसके माध्यम से किसान अपनी उपज का मूल्य देख सकेंगे कि किस मंडी में कितना उपज है। तो ई नाम शुरू किया गया। हालांकि उसका लाभ अब इस नए कानून के लागू होने के बाद हम लोगों को मिलेगा, उस समय तो इसका लाभ नहीं मिला जैसा होना चाहिए, क्योंकि तुरंत कोई चीज नहीं अस्तित्व में आने के बाद थोड़ा समय लगता है उसको, मैकेनिज्म को डेवलप होने में। तो अभी वो व्यवस्था 2016 में शुरू हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने या सरकारों ने क्या किया कि किसान की ये जो मुख्य समस्या दूसरी वाली थी, इसके लिए फौरी तौर पर राहत के लिए, ऐसे जैसे किसी को बुखार हो जाए तो उसको आप पैरासीटामॉल की टेबलेट दे दीजिए, लेकिन ये ना देखिए कि बुखार क्यों हुआ है, उसका जड़ से जो रोग है उसका समाधान करने के बारे में प्रयास न करके उसको फौरी तौर पर राहत दिया गया। पैरासीटामॉल जैसी एक टेबलेट दे के उसको उस समय तो राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के ये देखा गया कि किसान जहाँ का तहाँ रह गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य, मतलब उसको प्रॉफिटेबल प्राइस चाहिए, ये नहीं कि उसको थोड़ा काम भर के लिए मूल्य नहीं चाहिए। तो सरकार ने अभी हाल में, जैसा कि राजीव जी ने बताया, कि 3 कानून लेके आई, जिसमें से 2 अधिनियम जो है नए हैं और एक अधिनियम 1955 में जो बना हुआ था उसी को संशोधित किया गया है। तो उसमें से एक पहला अधिनियम जो सरकार लेके आई उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। क्योंकि ये अधिनियम 2020 में है, जिस साल में अधिनियम आते हैं कानून, उसका नाम आगे उस वर्ष का नाम रख दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसका नाम जब पढ़ेंगे, कृषक उपज क्या हो गया, जो हमारा किसानों का प्रोड्यूस है, अनाज है, फल है, सब्जी है, उसका व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स एंड ट्रेड, उसको क्या करना है, संवर्धन करना है, उसको प्रमोट करना है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, और उसको सरल बनाना है। इस उद्देश्य से पहला अधिनियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस अधिनियम में इसके मुख्य बातें क्या हैं? इस अधिनियम में ये बताया गया है कि बिना किसी शुल्क के कोई किसान से फीस नहीं ली जाएगी, पूरे देश में उसको उपज बेचने की अपनी छूट होगी। वो एक राज्य के अंदर भी बेच सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपनी उपज को बेच सकता है। नंबर 1। दूसरी बात उसे ये बताई गई है इस अधिनियम में कि हर मंडी का रेट जो है, उसका भाव, उसे प्रत्येक सुबह अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा और उसके माध्यम से उसे पता चल सकेगा कि देश की किस मंडी में किस अनाज या किस कृषि उपज का कितना मूल्य किसी विशेष दिन में चल रहा है। और इसके अतिरिक्त उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, जिसकी खरीद सरकार करती है, उसकी भी सुविधा उसको मिलेगी, जो एफसीआई के माध्यम से चल रही है। दूसरी सुविधा उसे मिलेगी कि एपीएमसी जो मंडियां चल रही हैं उनके माध्यम से भी वो अपनी उपज को बेच सकता है। और तीसरी सुविधा मिलेगी कि वो
खुले बाजार में अपनी उपज को बेच सकता है। जब ये नियम लागू हो जाएगा, उदारीकरण के हिसाब से हम अपने कृषि उसको क्षेत्र को खोल देंगे, अर्थव्यवस्था को, तो और लोग भी इसमें निवेश के लिए आएंगे और उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा जो एफपीओज बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ बनेंगे, वो भी किसानों से उनकी उपज को खरीद सकते हैं। वो किसान के द्वारा ही बनाया जाएगा, उसको कोई व्यापारी नहीं बनाएगा एफपीओ, और वो किसानों का एक संघ रहेगा, क्लस्टर्स रहेगा, छोटे छोटे किसान मिलकर उसको बनाएंगे। इस प्रकार से आप देखें तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। अब इसमें छोटे किसान जो है वो अपनी उपज को एफपीओ को बेच सकते हैं या फिर सीधे मंडी को दे सकते हैं। अभी सरकार ने शुरू में 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है और जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा 6,850 करोड़ रुपए का फंड भी उन्होंने जनरेट कर दिया है उसके लिए, कि उसके माध्यम से एफपीओ बनाई जाएंगी जो परचेज करेंगी, और जिनके माध्यम से खरीद भी होगी और बिक्री भी होगी, दोनों काम एफपीओ का रहेगा। अब आप ये सोचिए कि ये जो है किसान को एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर छूट दे रहे हैं, उस पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है, किसान को उसकी उपज का रेट पता चल जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा व्यापारी आएंगे, तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए हम ऊन के लिए लुधियाना शहर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मशहूर है, वहां पर तमाम दुकानें हैं, तो जितनी ज्यादा दुकानें होती हैं व्यक्ति वहां खरीदारी के लिए जाता है, उसे लगता है कि वहां ज्यादा दुकान है तो ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। उससे एक तो दुकानदारों को ग्राहक इकट्ठा मिल जाते हैं, दूसरे ग्राहक के लिए क्या होता है, ज्यादा दुकान रहने से उसको खरीदारी में एक तो सामान अच्छा मिल जाता है, दूसरे उसको रियायत भी मिलती है, छूट भी मिल जाती है। इसी प्रकार जब हमारे किसानों के कृषि क्षेत्र में ज्यादातर निवेशक इसमें आएंगे तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा और उन हमारे ट्रेडर्स को भी फायदा होगा जो कई चैनल्स के माध्यम से प्रोड्यूस को खरीदते हैं। क्योंकि किसान डायरेक्ट तो एंड टर्मिनेशन पॉइंट तक नहीं देता है, जो टर्मिनल पॉइंट है वहां तक जाते जाते किसान की उपज का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि ना तो उसका लाभ किसान को मिलता है और ना ही व्यापारी को मिलता है। जो बीच के व्यापारी होते हैं, जो ना व्यापारी हैं ना किसान हैं, वो उसका जरूरत से ज्यादा लाभ लेते हैं। उनको लाभ लेना चाहिए लेकिन एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो अधिनियम है इन सब चीजों में किसान के लिए ही फायदेमंद है। ये 8 पेज का अधिनियम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं और उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ आपके सामने बता भी रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद ही बता रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों का ये अधिनियम बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसमें बहुत ही भ्रम और आशंकाएं भी हैं। अब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नया कानून आता है तो उसमें भ्रम और आशंका होना लाजमी है, क्योंकि उसको कोई पूरा पढ़ता नहीं है। इसको एक्सपर्ट ही पढ़ते हैं, किसान तो पूरा पढ़ता नहीं है। वो सोचता है कि बस जो उसको किसी ने बता दिया मोटे तौर पर उसी को मान लेता है। अभी जैसे 80 के दशक में आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर क्रांति देश में आई तब भी एक भ्रम फैलाया गया था कि कंप्यूटर आने से रोजगार समाप्त हो जाएंगे, लोगों को रोजगार की कमी हो जाएगी, जो काम 5 लोग करते हैं उसका 5 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देगा। इस तरीके से 4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि आने वाले समय में कंप्यूटर कैसे लोगों की जरूरत बनी। उस समय आशंका थी, आम और खास सभी यही कह रहे थे कंप्यूटर बेकार है, इसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो आज आप देखिए हम वेबिनार कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटर का कमाल है। ऐप जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो भी आप देखिए कंप्यूटर का कमाल है। हर नौकरी में मांगा जाता है कि उसको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भ्रम जो होता है वो सही नहीं होता है हमेशा, क्योंकि हमारी आदत है हम नकारात्मक पहले सोचते हैं, सकारात्मक पक्ष उसका बाद में सोचते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ठीक इसी प्रकार से अब ये जो हमारा कानून आया, इसमें पहला सबसे बड़ा भ्रम है, लोगों का ये भ्रम है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 सितंबर 2013 को देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है।
जो संसद द्वारा बाकायदा बहस के बाद पास किया गया एक कानून है, जिसके मुताबिक देश के सभी नागरिकों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, जो समस्त नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। इस अधिनियम के लागू रहते एमएसपी कैसे खत्म होगी? अब आपको ये पता है कि देश में इस समय करीब 6.5 करोड़ बीपीएल परिवार हैं। इतने लोग नहीं, इतने परिवार हैं। और दिसंबर 2000 से अंत्योदय अन्न योजना के दायरे को बढ़ाकर अब 2.5 करोड़ परिवार तक कर दिया गया है। 2.5 करोड़ परिवारों को 35 किलो अनाज बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब 6.5 करोड़ परिवार जो बीपीएल में हैं, उनको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो ये अनाज बांटा जा रहा है, इसकी खरीद सरकार एमएसपी के द्वारा ही करेगी। ये सरकार ही खरीदेगी जो एफसीआई जैसे खरीद रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर एक कानून नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है देश में, तो एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही एक सरल बात है जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो ये भ्रम जो है ये तो बहुत ही निराधार है, इसका कोई निर्मूल भ्रम है। एमएसपी तो खत्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आप खत्म कर दीजिए, और वो अभी 2013 में लागू हुआ है, उसको तो 5-7 साल लागू हुआ है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी क्या खत्म हो गई क्या अनाज बांटना हम खत्म कर देंगे क्या? नहीं, तो वो एमएसपी लागू रहेगी। दूसरा जो है, एमएसपी से कम दाम पर लोगों का ये तर्क आता है, जो थोड़ा उनको उतना नॉलेज नहीं रहता बेचारों को, तो वो ये अपना आशंका जताते हैं कि एमएसपी से अगर कम दाम पर कोई चीज खरीद रहा है तो उसको जेल कर दो, जुर्माना कर दो। मतलब एमएसपी एक निर्धारण ये कर दिया जाए कि भाई एमएसपी से कम पर कोई नहीं खरीद सकेगा। भाई किसी चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सोचना चाहिए। अब एमएसपी ये जो बाजार की व्यवस्था ओपन की जा रही, इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? सरकार का ये तर्क है कि भाई किसान को लाभकारी मूल्य मिले। अब लाभकारी मूल्य ये होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, जो उसकी लागत है उसका अधिकतर मूल्य मिले, तभी तो किसान समृद्ध होगा। अब जब आप उसको एक न्यूनतम मूल्य, जो समर्थन मूल्य है, उसको न्यूनतम मूल्य लागू कर देंगे तो ज्यादातर व्यापारी उसकी आड़ में किसानों से उसी मूल्य पर खरीदेंगे। किसान को लग रहा है कि वही समर्थन मूल्य ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। अरे भाई, आपका अनाज ही थोड़े है, फल है, सब्जी है, तमाम रॉ मटेरियल है, मिल्क है, तो हर चीज में जो चीजें लागू होती हैं एक समान लागू होगी। तो आप क्यों न्यूनतम की बात कर रहे हैं? आप अधिकतम की बात क्यों नहीं करते हैं? सरकार आपको ज्यादा फायदा देना चाहती है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर बने, जैसे नौकरियों में लोग बड़ा मजा उठा रहे हैं। हमारा अन्नदाता क्यों हमेशा गरीब बना रहे, क्यों जरूरतमंद बना रहे? भाई अन्नदाता को ये बात सोचना चाहिए। सरकार तो सोच रही है, उस कानून लेके आई है, तो इसके लिए सरकार सोच रही है कि अगर हम न्यूनतम कानून को उसमें कानून के दायरे में ला देंगे तो उसका बेजा इस्तेमाल व्यापारी उठाएंगे। दूसरी चीज सोचिए आप, और किसानों के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी किसान भाई का अनाज भीग गया, या किसी ने स्टोरेज किया और उसका अच्छा स्टोरेज नहीं हुआ, उसमें घुन लग गया, दीमक लग गई, कुछ ऐसा उसमें उसका खराब हो गया, क्वालिटी थोड़ा खराब हो गई। अब बताइए, आप न्यूनतम मूल्य लागू कर दिए, कौन व्यापारी उसका खरीदेगा? किसी खराब चीज को तो कोई अच्छे मूल्य पे नहीं खरीदेगा ना। तो ऐसे व्यापारियों के ऐसे किसानों के बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए कि हम अगर कानून ला देंगे तो उस कानून की आड़ में किसान जो है उनके ऊपर केस कर सकता है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका तो फेंका जाएगा सामान, गुणवत्ता अगर नहीं है उसकी तो फेंक जाएगा। तो इसलिए एमएसपी से इसको नियम में लागू करना ये तर्कसंगत चीज नहीं है। ये ना तो किसान के हित में है और ना तो ही किसी भी तरीके से किसान के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में है ये। इसलिए इसको किसान भाइयों को ये बात समझना चाहिए कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होने जा रही है। एमएसपी को न्यूनतम करने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि हमने बताया। और इसके अलावा एक और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि किसान से सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कारपोरेट सेक्टर के हाथ में दे देगी। अब ये बड़ा अजीब तर्क है। भाई आप सोचिए कि जब ये इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो मंडियां तो और मजबूत होंगी। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वो भी तो अपनी व्यवस्था बढ़ाएंगी। जहां किसान जाता है उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो मंडी क्या करेंगी, उसके बैठने के लिए लाउंज बनाएंगी, पानी पीने के लिए बढ़िया वाटर कूलर लगाएंगी, उसको अच्छा दाम देने की व्यवस्था करेंगी। नहीं तो उनको यह है कि वो दूसरी जगह जाके बेच देगा।
इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे दुकान पर आप देखते हैं, दुकान वाले क्या करते हैं भाई, वो सुविधाएं बढ़ाते हैं ना कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए, तो किसान तो उनके लिए ग्राहक रहेगा, तो मंडियां और अच्छी व्यवस्था बनाएंगी और सुदृढ़ होंगी, कमजोर कैसे होगी। ये महज एक भ्रम है जो कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि किसान समृद्ध बने, उनको लगता है कि किसान हमारा वोट बैंक है, इसको गरीब बना रहने दें। कुछ संगठन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ दल भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल इशू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करूंगा। लेकिन किसान भाइयों को ये विषय समझना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कहा जाता है कि कानून जो बना है वो कुछ पूंजीपतियों के लिए बना है। अब आप नेशनल सर्वे स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एनएसओ जिसको कहते हैं, 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो उसके हिसाब से देश की 44.2% आबादी जो है वर्कफोर्स, वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। और हम सभी जानते हैं कि देश की लगभग 70% आबादी, 2/3 आबादी गांवों में निवास करती है और उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कोई कानून कैसे बनाती है। उस जिस विषय में कानून बना रही है उससे संबंधित एक्सपर्ट जो होते हैं और उस विषय के स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो उनका लाभ जिनको मिलने जा रहा है, देश की वर्तमान तथा भविष्य परिस्थितियों का आकलन करके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स की राय को लेते हुए अपना वो कानून बनाती है। अब आप सोचिए कि अगर कोई कानून सरकार बनाएगी तो वो ज्यादातर लोगों को ध्यान में रख के बनाएगी कि कम लोगों को ध्यान में रख के बनाएगी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये कानून जो है वो सिर्फ किसान को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसा कि आप अगर इसके एक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें हर क्लाज में लिखा हुआ है कि किसान को ही वो पहले उसके हितों को संरक्षित किया गया है। अभी हम लोगों ने एग्रीविजन ने एक वेबिनार भी इस विषय पर किया था, जिसमें डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, जो बहुत ही साउथ एशिया के बहुत रिनाउंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इफ्री जिसे कहते हैं उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक कृषि अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर आर एस कुंडीर साहब, जो इंटरनेशनल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आनंद गुजरात में कार्यरत हैं। ऐसे लोगों से भी इस पे चर्चा की गई जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो तमाम सरकारों को अपनी राय देते रहते हैं। इन लोगों ने भी बताया कि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो ज़्यादा बड़ी आबादी और उसके ज़्यादा हितधारक जो होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसी प्रकार इस कानून को भी बनाया गया है। तो ये निर्मूल आशंका है, ये भ्रम ऐसा जो फैलाया जा रहा है। इसके तीसरा ये है, लोगों का ये कहना है कि किसान जो है वो बड़े बड़े कारोबारियों से अपनी उपज को जब बेचेगा तो मोल भाव कैसे करेगा। भाई छोटे किसान मोल भाव कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी मोटी मोटी बातें अधिनियम एक्ट में आती हैं, उसका मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है। इसी प्रकार सरकार इसका मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए सरकार एक कमेटी बना रही है, जिसमें एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा। वो मोबाइल ऐप जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं बहुत सिंपल रहेगा, वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं रहेगा। जैसे व्हाट्सएप कोई भी कम पढ़ा लिखा किसान भी चला सकता है, ऐसे ही एक ऐप रहेगा। उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर प्रतिदिन की मंडी का भाव आ जाएगा। सुबह आप उस पर देख सकते हैं और आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं। जैसे आप सोना चांदी या कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखते हैं कि अखबारों में उसका रेट आ जाता है, आप किसी से पूछिए सोना क्या भाव चल रहा है वो बता देगा। ऐसे ही मंडी में अनाज का भाव, दूध का भाव, फल का भाव, सब्जी का भाव, सब चीज़ आ जाएगी। आप किसान देख लेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि इस मंडी में कितना चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किसान उसको लेके कैसे जाएगा, वो मंडी तक तो ले ही नहीं जा पाता है इतनी दूर दूसरे राज्य में। आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, आपको कहीं ले नहीं जाना है। आपको ऑनलाइन जो एफपीओज हैं, एफपीओज से कांटेक्ट करेंगे जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, और उन एफपीओज के माध्यम से आपका सामान वहीं का वहीं बिक जाएगा। किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके घर से बिकेगा। ये बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए किसान को। इसके अलावा एक अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फंड के लिए राशि अवमुक्त की है, ये व्यवस्था की गई है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च होने जा रहा है, ये आप लोग क्लियर समझ लीजिए। उसके लिए सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा इस अध्यादेश की धारा 4 में यह भी कहा गया है कि किसान को पैसा तुरंत देना होगा या 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर उसको भुगतान करना होगा।
अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोगों का ये भ्रम है, कुछ उनकी आशंका है कि किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो, मान लीजिए किसी ने मुंबई की मार्केट में बेचा या नासिक की मंडी में बेचा, तो वो नासिक जाएगा मुकदमा करने? जी नहीं। किसान जहाँ का किसान है वहाँ की स्थानीय एसडीएम के यहाँ या वहाँ के जो उसका एसडीएम का क्षेत्राधिकार है, तहसील है, वहाँ उसको शिकायत करनी है। उसको दूसरे व्यापारी के क्षेत्र से नहीं मतलब है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है एक्ट में, ये आशंका बिल्कुल निर्मूल है। किसान को सिर्फ वहीं पर शिकायत करनी है जहां पर वो निवास करता है। अब डिस्प्यूट जो होगा उसके लिए भी बहुत क्लियर कट इसमें मेंशन किया गया है अधिनियम में। देखिए, विवाद से बचने के लिए बहुत सरल तरीका अपनाया गया है, कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है। अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना है किसान को। उसके लिए 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। पहली लेयर है कि उसको समझौता माध्यम से उसको अपना विषय जो है सॉल्व करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर वो किसान खुद या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई व्यक्ति जो भी जानकार आदमी है उस समझौता बोर्ड के सामने प्रस्तुत होगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसमें समझौता किया जाएगा कि भाई क्या मामला है, उसकी समस्या क्या है, उसका निपटान उस समझौता बोर्ड से हो जाएगा। यदि मान लीजिए 30 दिन में उसका निपटान नहीं होता है तो अगले 30 दिन में वो एसडीएम के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करेगा। एसडीएम को पावर दी गई है कि वो व्यापारी पर 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। ये उसको स्पष्ट पावर है। यदि 30 दिन में एसडीएम के यहाँ से भी उसका निपटान नहीं होता है तो डीएम या एडीएम, जो भी डीएम नामित करेगा अधिकारी, उसके यहाँ इसका निपटान होना है। और सबकी समय सीमा है, ये नहीं है कि आप उसको लंबा झुलाते रहिए 2 साल, 1 साल, 4 साल। बस के लिए भी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसानों की सबसे बड़ी तीसरी जो समस्या थी वो थी उसको कीमत जो मिलती है उसको अश्योर्ड प्राइस मिलनी चाहिए, उसको नियत कीमत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कीमत आज ये है कल वो हो गई, कभी घाटा हो गया कभी फायदा हो गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खेती जो है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही रिस्क प्रोन है फार्मिंग, इसलिए उसका रिस्क कम हो और उसको कीमत अश्योर्ड मिले। समय पर किसान को खाद, बीज, कीटनाशक और उसको पूंजी जो चाहिए इसके लिए उसको मिलनी चाहिए। तो अभी किसान की इस समस्या के निवारण के लिए जैसा सरकार 6,000 रुपए वार्षिक दे रही है किसानों को, छोटे किसानों के लिए है 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट में, वो बहुत ही नाकाफी है। तो इस समस्या के निपटान के लिए सरकार एक दूसरा अधिनियम लेके आई जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। हिंदी में इसे कहेंगे कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसके तहत एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है जिसे लोकप्रिय भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब इसमें लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन पर व्यापारियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनका कब्जा हो जाएगा। तो इस बारे में सभी लोगों को बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मूल्य का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो किसान की उपज का मूल्य जो है वो पहले से निर्धारित किया जाएगा। अब जैसे आप एक उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे आप अंकल चिप्स वगैरह खरीदते हैं या बिस्किट खरीदते हैं, तो अंकल चिप्स में थोड़ी सी अंकल चिप्स की कीमत 20 रुपए 25 रुपए एक पैकेट की होती है। अब आप सोचिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि किसान तो 5 रुपए में आलू बेचता है। अब वो आलू उस फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि वो 50 रुपए में हो जाता है आलू। अब उस पर इनपुट कास्ट लगा के जब उसको फैक्ट्री मालिक बाजार में लाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब अगर फैक्ट्री मालिक सीधे किसान से उसका सौदा करेगा कि भाई हमारी फैक्ट्री में प्रति 1 साल में इतने आलू की जरूरत है, आप इतना आलू पैदा करो, इतने किसान मिलके हम सारा आलू आपका खरीद लेंगे और हम आपको पहले से ये सुविधा दे रहे हैं, आपको बीज देंगे, खाद देंगे, सिंचाई के लिए जो पैसा चाहिए लीजिए, उसका एग्रीमेंट बाकायदा हो जाएगा, ऑन पेपर होगा। और उससे क्या होगा कि किसान को भी फायदा होगा और व्यापारी को भी कम पैसे में उसको मिल जाएगा सामान, और किसान को ज्यादा कीमत मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जमीन खेती तो किसान ही करेगा, सिर्फ उसके मूल्य का एश्योरेंस हो जाएगा। और ये तीसरा जो हमारा अधिनियम है वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन ये किया गया है कि भंडारण की क्षमता का जो एक कैपिंग थी उसको सरकार ने हटा दिया है। अब उससे किसान का या व्यापारी का कोई नुकसान नहीं है, उससे आम उपभोक्ता का नुकसान है। लोग कहते हैं कीमतें बढ़ जाएंगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा।
क्या होता है, आप देखते हैं कहीं पर दूध सड़कों पर फेंका जा रहा है, कहीं टमाटर बेकार हो रहा है, कहीं पर जो है टमाटर की शॉर्टेज है। तो ये जो समस्या है किसान की, ये समस्या उससे हल होगी। मान लीजिए कोई टमाटर केचप बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है, अब वो टमाटर जहां पर ज्यादा पैदा हो रहा है उन किसानों से वो समझौता कर लेगा और वहां से वो सीधे उसकी फैक्ट्री में टमाटर आ जाएगा। इस तरीके से अब मान लीजिए पहले वाला नियम था, वो टमाटर का भंडारण करता है तो उसको इंस्पेक्टर आके उस पर पेनाल्टी लगा सकता था कि भाई आपने कैसे कर लिया भंडारण, क्योंकि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भंडारण पर रोक लगा रखी है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो भंडारण की रोक हटने से बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग वैल्यू एडिशन करने के लिए आगे आएंगे और वो किसान का सामान अच्छे दाम पर बिकेगा। ये इसका तीसरे बिल का फायदा है जिसको लोग दूसरी भाषा में समझा रहे हैं और किसान से शंकित हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम तीनों बिलों के पे चर्चा के बाद ये कह सकते हैं कि किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं जब ये बिल इतना फायदेमंद है। तो इसका एक ही बात है कहना कि अधिनियमों के बारे में हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि किसानों को लोगों ने जैसा भ्रम पैदा कर दिया है उसकी बात में वो आ गए हैं, उस भ्रम का निवारण करना चाहिए हमें जाके। और तीसरी बात यह है कि 1793 में अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जो नियम लागू किया था उसको इस सरकार ने हटा दिया है। उसने सरकार ने ऐसा किया जो चौथी और छठी शताब्दी में व्यापार जैसा किसान करते थे, खुला व्यापार करते थे, वैसा आज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को जब इन असलियतों का पता चलेगा और उनको सही जानकारी होगी तो स्वतः वो इन नई पहल का स्वागत करेंगे, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि सामाजिक व आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हुए दूरगामी परिणाम भी देगी। यानी कृषि सुधार अधिनियम 2020 आत्मनिर्भर किसान दूरगामी परिणाम, ऐसा मेरा मानना है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।